गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। 2008 में गुजरात में धमाका हुआ था, अहमदाबाद बम धमाका। उस समय में गुजरात के प्रधानमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उस समय में 2008 के अहमदाबाद धमाके में 57 लोगों की जान गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। इस धमाका के 38 दोषियों को मृत्यु दंड की सजा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे दो न्यूज़ है। एक तो यह न्यूज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसका कुछ पार्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ डेली अब चर्चा में रहेगा। हिजाब इशू डेली चर्चा में रहेगा, तो डेली आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे याद है कि सीए का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो प्रत्येक दिन सीए को लेकर के चर्चा होती थी। किसान का जब प्रोटेस्ट होता था तो प्रत्येक दिन किसान के न्यूज़ को लेकर के चर्चा होती थी। तो डेली उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट के निर्णय को आने दीजिए, वो जो भी निर्णय होगा वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लश्कर को सूचना लीक करने वाला आईपीएस गिरफ्तार। तो एक आईपीएस था जो हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस नेगी। इसको गिरफ्तार किया गया है। और क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि इस पे आरोप है कि इन्होंने लश्कर को सूचनाएं बेची है, लश्कर को सूचनाएं दी है। अब यहाँ पे एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया है, तो एनआईए के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित एक संघीय जांच एजेंसी है। 2008 तक हमारे देश में इस तरह की कोई भी एजेंसी नहीं था। 2008 तक हमारे पास इस तरह की कोई एजेंसी नहीं था जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए बनाया गया था, या आतंकवाद से संबंधित कोई भी जांच होता उसके लिए बनाया गया। लेकिन 2008 में आपको याद होगा कि मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, मुंबई हमला हुआ था, और उस मुंबई हमला के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के द्वारा एनआईए की स्थापना किया गया था। तो ये जो एनआईए है, ये जो एजेंसी है, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र काम है कि आतंकवाद का तरफ किसी भी तरह का कोई मैटर होगा, आतंकवाद को लेकर के कोई जांच होगा तो यही एजेंसी करेगी। एनआईए का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का लक्ष्य एक ऐसी बेहतरीन जांच व्यवस्था बनाना है जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हो। एनआईए का उद्देश्य उच्च शिक्षा पे प्रशिक्षण, साझेदारी, उन्मूलन कार्यबल बनाकर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अन्य जांचों के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना। बेसिकली आतंकवाद को लेकर के जो भी एक्शन लेना होगा वो एनआईए लेती है। 2019 में इसमें संशोधन हुआ। एनआईए में 2019 में संशोधन किया गया है। और संशोधन करके क्या किया गया? संशोधन करके ये किया गया है कि सूचीबद्ध जो अपराध है, एनआईए में जो अपराध है, उस अपराध का दायरा बढ़ाया गया। पहले सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को लेकर के एनआईए जांच करती थी, अब इसमें कुछ चीज़ों को और ऐड किया गया। मसलन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का अगर उल्लंघन होगा तो भी एनआईए जांच करेगी। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उपा लगातार चर्चा में है। यूएपीए उपा बोलते हैं इसे। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का उल्लंघन होगा तब भी एनआईए जांच करेगी। मानव तस्करी का मुद्दा होगा तो भी एनआईए जांच करेगी। जाली मुद्रा का मैटर होगा तो भी एनआईए जांच करेगी। प्रतिबंधित हथियार की बिक्री होगी तो भी जांच करेगी। साइबर अपराध का मैटर हो या एक्सप्लोसिव एक्ट 1908, ये जो एक्ट है इसका उल्लंघन होगा तो भी एनआईए जांच करेगी।
इससे पहले ये प्रोविज़न नहीं था। 2019 में एनआईए में संशोधन करके ये प्रोविज़न किया गया है कि ये जो सूचीबद्ध अपराध जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, इसका उल्लंघन होगा तो भी एनआईए जांच करेगी। एनआईए के क्षेत्राधिकार में भी परिवर्तन किया गया है। पूरे देश में जांच का अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार भी जांच कर सकती है। केंद्र सूचीबद्ध अपराध पे सीधे एनआईए को निर्देश दे सकती है। और सूचीबद्ध अपराध हेतु दिल्ली में विशेष कोर्ट की स्थापना किया गया जिसे एनआईए कोर्ट कहते हैं। विशेष न्यायालय है जिसे एनआईए कोर्ट कहते हैं। यानी एनआईए किसी को पकड़ेगी तो सीधे एनआईए कोर्ट को सुपुर्द करेगी और वो इस पे कोर्ट जो है जो भी एक्शन लेना होगा कोर्ट लेगी। बीस से लगेगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ पे लगता है। तो हरियाणा का एक जगह है फरीदाबाद। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है जो 20 मार्च से लगेगा। वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ पे लगता है। उच्च शिक्षण संस्थानों की तरह स्कूलों की भी तैयार होगी रैंकिंग। जिस तरह से उच्च शिक्षण संस्थान की रैंकिंग तैयार होती है, आईआईटी मद्रास को टॉप रैंकिंग मिला है, उसी तरह से स्कूली को भी रैंकिंग दिया जाएगा ताकि स्कूल अपने आप को विकसित कर सके। निश्चित तौर पे स्कूली शिक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए, स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में इसे आप देख सकते हैं। बाकी इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। सीए विरोधी हिंसा में कानून के दायरे में कर सकते हैं वसूली। उत्तर प्रदेश एक कानून लेकर आई थी 2020 में, उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली 2020। इसमें प्रोविजन किया गया था कि अगर आप किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट में सरकारी या निजी संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं तो वैसे कंडीशन में उस सरकारी या निजी संपत्ति की वसूली आपसे किया जाएगा। और इसको चुनौती दी गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के डिसीजन का समर्थन किया है, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय का समर्थन किया है कि सीए के विरोध में जो भी हिंसा हुआ था उसमें कानून के दायरे में जो भी वसूली करना आप कर सकते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है सीएए। सीए अभी भी चर्चा में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, तो उसमें संशोधन किया गया, इसलिए सीएए लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो कई बार हमने डिस्कस किया है सीएए को लेकर के, तो आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो इसके बैकग्राउंड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधार होना चाहिए, हम जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि न्यायपालिका में रिफॉर्म्स होना चाहिए, हम बात करते हैं पुलिस में रिफॉर्म्स होना चाहिए, तो देश में आपराधिक न्याय व्यवस्था इम्प्रूवमेंट हो, इसके लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी। बजट में चर्चा भी किया गया था, आपको याद होगा, और बजट में पैसा भी जारी किया गया था। 3,375 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय के द्वारा आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए जारी किया गया, और इसे वन डाटा वन कंट्री के नाम से इम्प्रूव किया जाएगा। वन, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, वन डाटा वन कंट्री, इंट्री, ENTRY, वन डाटा वन एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब हुआ कि मान लीजिए एक अपराधी जो सूरत में मान लीजिए पकड़ा गया, और सूरत में जाकर के जैसे ही वो थाना में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपना या नाम बताएगा, उसके साथ ही साथ उसका थंबनेल भी लिया जाएगा, उसका थंब भी लिया जाएगा, उसका चेहरे का स्कैन लिया जाएगा। तो एक तरह से सूरत पुलिस स्टेशन में वो डाटा रहेगा, और वो अपराधी जैसे ही उसके बाद सूरत में मान लीजिए छूटता है, पटना में आकर के पकड़ा जाता है, तो पटना में जैसे ही उसका थंब स्कैन किया जाएगा या थंब जैसे ही वो स्कैनर पर डालेगा, वैसे ही उसका पूरा पूरा ब्यौरा आ जाएगा कि ये सूरत में इस समय में इस अपराध के लिए इतना दिन जेल में रहा है। तो इसी को कहा गया वन डाटा वन एंट्री।
मतलब उसका जो है जो भी बैकग्राउंड होगा, जितना भी उन्होंने पास्ट में जितना भी क्राइम किया, वो सारा का सारा क्राइम का डिटेल वो पटना में भी आ जाएगा, या कहीं भी गिरफ्तार होगा तो सारा का सारा डिटेल उसका आ जाएगा कि ये व्यक्ति इतना समय के लिए इस जेल में रहा, इस अपराध के लिए रहा। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है। आपराधिक न्याय व्यवस्था को अगर हमें सुधार करना है तो इससे हमें डिजिटल करना होगा, और डिजिटल करने के लिए सरकार 3,375 करोड़ रुपया जारी कर दिया। बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह का ई कोर्ट, फोरेंसिक लैब, ई फोरेंसिक, ये सारा का सारा चीज़, ई प्रिजन में भी ये व्यवस्था होगी। ई प्रिजन में भी जैसे आप जेल जाते हैं या कोई व्यक्ति जेल जाता है तो जेल जाते वक्त उसका पूरा डाटा भरा जाता है। उसी समय में उसका जो थंब स्कैन होगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति इससे पहले इस जेल में इतना दिन रह चुका है। तो उसी को कहा गया ई प्रिजन। सरकार की पहल से कम होगा प्लास्टिक कचरा। एक तो प्लास्टिक कचरा को लेकर के भारत विश्व को लीड कर रहा है। आप सभी को याद होगा 5 जून 2018, 5 जून 2018 ये दिन इम्पॉर्टेंट क्यों था? विश्व पर्यावरण दिवस था 2018, और इसे भारत ही बनाया था। और इसका जो थीम था 5 जून 2018, इसका जो थीम था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका थीम था। तो 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस भारत की देखरेख में मनाया गया था, और इसका थीम था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक कचरा को हमें हटाना है। तो प्लास्टिक कचरा को लेकर के भारत विश्व में लीड कर रहा है, और जुलाई 2022 में फाइनली प्लास्टिक कचरा को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? अगर प्लास्टिक कचरा हम हटा देंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? उसी ऑल्टरनेटिव को लेकर के सरकार व्यवस्था कर रही है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा इंडिया यूएई रिलेशन को मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 7 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, और 7 साल से अधिक होने के बाद ये मोदी सरकार के अंतर्गत या मोदी सरकार के आने के बाद ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। इसको नाम दिया गया है सिपा, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यूएई के साथ ये एग्रीमेंट सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। यूएई के बारे में मैं अगर बताऊं, संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का सबसे पहला व्यापारिक साझेदार, जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो चीन है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। दूसरा है यूएसए, और तीसरा है यूएई। तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएई। यूएई और इंडिया के बीच में 2020-21 में जो व्यापार हुए हैं वो है 43 अरब डॉलर हुए हैं, 43 बिलियन डॉलर या 43 अरब डॉलर हुए हैं। और यूएई और इंडिया के बीच में जो आने वाले 5 वर्ष में व्यापार होगा वो 100 बिलियन डॉलर क्रॉस होगा। इसी टारगेट को लेकर के ये एग्रीमेंट साइन किया गया। बाकी यूएई और इंडिया का रिलेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत यूएई संबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यूक्रेन संकट से सबक सीखे भारत। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल तो नहीं है आज का, लेकिन इसका पॉइंट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड एक है कि रूस जो है विश्व के सबसे बड़े गैस उत्पादक देशों में एक है। रूस में गैस का अच्छा खासा स्टॉक है, प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का। तो ऐसे कंडीशन में जो रूस यूक्रेन का विवाद है, और कई सारे यूरोपीय देश जो भले ही नाटो का पार्ट है लेकिन वो कहीं ना कहीं गैस पे डिपेंड है आपको रूस पे। एक योजना के बारे में क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा गया था, आई थिंक बीपीएससी या यूपीएससी में पूछा गया था। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का स्टॉक करता है, या सबसे अधिक विश्व में स्टोरेज है। स्टोरेज जो सबसे अधिक विश्व में है रूस के पास है प्राकृतिक गैस का। और विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन करता है उसमें पहला नंबर पे है यूएसए और दूसरा नंबर पे है रूस।
तो सबसे अधिक भंडारण है आपको रूस के पास, लेकिन सबसे बड़ा जो उत्पादक है यूएसए है और दूसरे नंबर पे रूस है। तो विश्व के कई सारे देश जो है प्राकृतिक गैस के लिए वो डिपेंड है रूस पे। अब यहाँ पे एक योजना की मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक पाइपलाइन का मैं जिक्र करना चाहूँगा, नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये दिख रहा है आपको, ये रूस का पार्ट है और रूस से लेकर के जर्मनी को इसको कनेक्ट करता है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 योजना के तहत रूस से जर्मनी आपको गैस मिलता है। अब सोच के देखिए कि जर्मनी जो नाटो का सदस्य है, जर्मनी जो अमेरिका का सहयोगी है, कहीं न कहीं वो भी डिपेंड है रूस पे गैस के लिए। और इस तरह से यूरोप के कई सारे देश हैं जो आपको डिपेंड है गैस के लिए रूस पे। अब इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस का विवाद हो रहा है, उसके बाद यूरोप में जो है गैस की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। तो राइटर का कहना है कि यूक्रेन संकट से सबक सीखे भारत। इसका मतलब ये है कि कल के डेट में खाड़ी देश में संकट हुआ था। आप याद कीजिए 1990 के दशक, आपने सुना होगा 1990 के दशक में जब खाड़ी देश में संकट हुआ था तो भारत में तेल की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। तो ऐसे कंडीशन में राइटर का कहना है कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भर करना है, ताकि तेल में, क्योंकि तेल भी हम विदेश से खरीदते हैं और प्राकृतिक गैस भी हम विदेश से खरीदते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ावा देना चाहिए। हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसकी ओर बढ़ावा देना चाहिए, हमें सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, हमें विंड एनर्जी की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने आप को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना है। और पीएम मोदी का अगर आप सपना देखेंगे या भारत का टारगेट देखेंगे 2047 है, 2047 तक हम ऊर्जा के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और आत्मनिर्भर कैसे होंगे? तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से, क्लीन एनर्जी के माध्यम से आत्मनिर्भर होंगे। तो राइटर का यही कहना है कि यूक्रेन विवाद से जो है भारत को सबक सीखना चाहिए कि कल के डेट में फिर से कोई संकट अगर आ गया, खाड़ी देश में भी इस तरह का संकट आ गया, तो भारत में पेट्रोलियम के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर करें। बाकी इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बदलाव की मांग करता दहेज कानून। देखिए इस टॉपिक पे भी हम कई बार डिस्कस किया हैं। आईपीसी की एक धारा है आर्टिकल 498A। इसके तहत क्या होता है, दहेज उत्पीड़न को लेकर के महिला शिकायत करती है थाने में, लेकिन 90% मैटर में ऐसा देखा गया है कि वो फॉल्स शिकायत होता है। केवल 10% मैटर ही सत्यता पाया गया है। 90% मैटर में क्या होता है कि फॉल्स शिकायत होता है। तो फॉल्स शिकायत होता है, इसमें क्या होता है कि पति और उसके परिजन को कहीं न कहीं फंसाया जाता है। ये जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। देखिए यहाँ पे एक केस का जिक्र है, जब भी आप लोग न्यूज़ पढ़िए इस तरह से केस को जरूर नोट कर लीजिए। अमरजीत कौर और अन्य बनाम जसविंदर कौर और अन्य 2010 के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि असंतुष्ट पत्नियों द्वारा 498A के प्रावधान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। पति को परेशान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत फंसाया जाए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि पति के दादा दादी हो या दशकों से विदेश में रहने वाले रिश्तेदार हो, किसी पे भी केस किया जा सकता है। अच्छा, जब झूठा आरोप साबित हो जाता है, मान लीजिए पत्नी ने केस किया पति पे या पति के रिश्तेदार पे, अगर मान लीजिए इमीडिएटली क्या होता है कि पुलिस पति को और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जब झूठा आरोप साबित हो जाता है कि पत्नी ने झूठा एलिगेशन लगाया, तो पत्नी पे जो है गिरफ्तार नहीं होती है। ये देखा गया, पत्नी इस तरह से गिरफ्तार नहीं होती है। 90 मतलब गिरफ्तार होती ही नहीं, बहुत कम केस में पत्नी गिरफ्तार हुई होगी। तो ये जो है इसको लेकर के दहेज कानून में बदलाव की मांग लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है, हाई कोर्ट भी कर चुका है, कई सारे निर्णय आ चुका है। अब सरकार पे है कि सरकार इसको जल्द से जल्द इसमें कुछ सुधार करे, सकारात्मक सुधार करे, जो महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे और खास करके पति के जो है फैमिली है उसको भी उत्पीड़न का शिकार ना होना पड़े। महिला सशक्तिकरण की और निरंतर कदम, बढ़ते कदम, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं हिजाब इशू से संबंधित है। हिजाब इशू पर मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कर्नाटका हाईकोर्ट के निर्णय को आने देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम अभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कर्नाटका हाईकोर्ट के निर्णय को आने देते हैं, उसके बाद लगेगा कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए तो मैं करूँगा। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के निर्णय को आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं, डिटेल में बातचीत करेंगे।
और कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या कहा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि जहाँ पे भी ये विवाद हो रहा है, जो भी 8 स्कूल और कॉलेज में ये विवाद हो रहा है, सिर्फ 8 स्कूल और कॉलेज में ये विवाद है, और जहाँ पे ये विवाद हो रहा है वहाँ पे जब तक कर्नाटका हाईकोर्ट निर्णय न सुना देती है, जब तक हम निर्णय न सुना दे, तब तक ना तो कोई हिजाब पहन के आएगा और ना ही कोई सेफ्रॉन यानी केसरिया रंग का, भगवा रंग का कोई कपड़ा पहन के आएगा। तो ये कहा है माननीय हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जब तक हम निर्णय ना सुना दे तब तक कोई भी इस तरह से धार्मिक वस्त्र पहन के नहीं आएगा। अब स्मार्ट कार्ड की तर्ज पे बनेंगे ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट को लेकर के कहीं ना कहीं बजट 2020-22-23 में प्रोविजन किया गया। बजट पे जो हमने सेपरेट वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। तो अब स्मार्ट कार्ड की तर्ज पे ई पासपोर्ट भी बनेगा। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं हमारे जो वर्षों की रणनीति रही है, जब नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो तय किया था उसी का आप परिणाम देखेंगे। राजनीतिक अपनी जगह पे है, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे को बोलते रहती है, लेकिन जब भी निर्णय आता है हमारे देश की विदेश नीति की, तो विदेश नीति में कुछ पॉइंट जो है वर्षों से हमारी विदेश नीति का पार्ट रहा। मसलन गुटनिरपेक्षता वर्षों से हमारे विदेश नीति का पार्ट रहा, ना तो हम रूस के पक्ष में थे ना अमेरिका के पक्ष में थे। और हाल में भी ये हो रहा है कि भारत ने संकेत दे दिया है कि रूस और अमेरिका के विवाद में भारत जो है तटस्थ रहेगा, ना तो हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे ना रूस के पक्ष में जाएंगे। यूक्रेन को लेकर के रूस और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है, सभी को ज्ञात है, और अमेरिका ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारत जो है अमेरिका का साथ दे रूस यूक्रेन विवाद में। कल के पेपर में हमने डिस्कस किया था इस बात को, और आज के पेपर में भारत ने संकेत दे दिया है कि हम तटस्थ रहेंगे, ना तो अमेरिका के पक्ष में जाएंगे और ना ही रूस के पक्ष में जाएंगे। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का वर्तमान प्रतिरूप आप इसको कह सकते हैं। जो नेहरू जी जो गुटनिरपेक्ष नीति लाई थी, जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो विश्व 2 धुरी में बटा हुआ था। एक धुरी को लीड कर रहा था अमेरिका और दूसरे धुरी को लीड कर रहा था यूएसएसआर, रूस। तो उस समय जो हमने नीति बनाया था कि ना तो हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे ना रूस के पक्ष में जाएंगे, उसको आज तक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।